नमस्कार शोधार्थियों। YouTube चैनल क्योंकि कहना ज़रूरी है में आज सुधा उपाध्याय के सौजन्य से सदी के महत्वपूर्ण कवियों की श्रृंखला में मोना गुलाटी जी के साथ हूँ। हिंदवी पेन की कुछ कविताएं पढ़ी मैंने और अकविता का स्वर अभी तक इस श्रृंखला में शामिल नहीं हो पाया था, तो मेरी ये दिली इच्छा थी कि अकविता की प्रमुख कवि मोना गुलाटी को ज़रूर पढ़ूं। शोधार्थियों, साहित्य का इतिहास और तमाम साहित्यिक विधाओं की प्रवृत्तियों को पढ़ते हुए, उनकी विशेषताओं को पढ़ते हुए आपने नई कविता और अकविता पढ़ा है। साठोत्तरी कविता का एक अलग ही मिजाज, एक अलग ही, मैं कहूँगी कि निराला रूप, एक ज़रूरी रूप अकविता भी है। 60 के बाद की तमाम साहित्यिक गतिविधियों में, तमाम साहित्यिक परिवेश में जो अंतर्विरोध देखने को मिल रहा था, और न केवल साहित्यिक परिवेश में बल्कि यथा समाज में जैसा कुछ, राजनीति में, आपके आसपास इर्द गिर्द जो एक नकार, निषेध, असंतोष, अस्वीकार भरा हुआ था, अकविता का स्वर, मूल स्वर वही है, यानी अंतर्विरोधों का अन्वेषण करना लगातार। आप देखें कि स्त्री विमर्श के तमाम रूपों में देह विमर्श और लगभग आप कहें कि यौनिकता की कगार पर यौन जीवन, यौन इच्छाओं, असंगत स्थितियों, असुविधाजनक स्थितियों, अस्वीकार के कई कोनों अतरों में जो विषय अभी तक अनदेखे रह गए थे, कविता का मूल स्वर बनने लगा। तो उन कोने अतरों को छूने की कोशिश मोना गुलाटी जी ने भी की है। जब भी स्त्री लिख रही होती है, निश्चित तौर पर तो उसके विद्रोह में, उसके प्रतिरोध में, उसके असंतोष, अतृप्ति और अस्वीकार में इस पूरे समाज को, मैं कहूँगी कि पुरुष सत्तात्मक समाज को, एक अलग तरह का की उच्छृंखलता, अराजकता, उन्मुक्तता, स्वतंत्रता, स्वच्छंदता, इस तरह के जो आरोप लगते रहे, खासतौर पर स्त्री रचनाकारों ने जब इस यौन जीवन की इच्छाओं को, यौन कुंठाओं को, यौन अतृप्तियों को विषय बनाया अपनी कविता में, अपने कंटेंट में, तो विरोध सहा है। आप देखें, मोना गुलाटी जी ने भी हिंदी, अंग्रेजी और दर्शन शास्त्र में दिल्ली विश्वविद्यालय से एमए किया। अस्थि नाम की एक उनकी पत्रिका रही जिसकी वो संपादन करती रहीं। साहित्य रत्न की उपाधि इन्हें राजस्थान से मिली, राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा। पोइट्री सोसाइटी अमेरिका द्वारा इन्हें गोल्डन पोएट के रूप में भी नवाजा गया, सम्मान मिला। और दिल्ली के कॉलेज ऑफ आर्ट में सौंदर्य शास्त्र की प्राध्यापिका भी रहीं। महानिष्क्रमण ये 1992 में छपकर आया, और सोच को दृष्टि दो ये 1995 में, ये 2 कविता संग्रह इनके पाए जाते हैं। शोधार्थियों, इनका नाम जसमिंदर गुलाटी है, बहुत कम लोग जानते हैं। आज मोना गुलाटी जी नहीं हैं, पर मैं है कह रही हूँ जब तो आप ये मान कर चलें कि रचनाकार अपनी रचनाओं में, अपनी रचनाओं के मार्फत हमारे दिलों में जिंदा रहता है। तो रचनाकार कद्दावर नहीं होता, कोई नाम, कोई प्रतिष्ठा, कोई रसूख हमारे लिए मानीखेज नहीं है। उसकी रचना, उसका रचा गया संसार, वो हमेशा स्पंदित होता है, और मैं अपनी सदी के महत्वपूर्ण श्रृंखला में इसकी पुरजोर कोशिश कर रही हूँ कि वो रचनाएं जीवित रहें। मोना गुलाटी जी का जन्म मोंटगोमरी, पाकिस्तान में हुआ था, और दिल्ली विश्वविद्यालय में इन्होंने पढ़ाई की और प्राध्यापिका भी रहीं। कविता आंदोलन के दौर की प्रमुख कवियत्रियों में, बल्कि श्रेष्ठ कवियत्रियों में मोना गुलाटी जी का नाम लिया जाना चाहिए। इन दोनों संकलनों, चाहे वो महाभिनिष्क्रमण हो 1992 में और सोच को दृष्टि दो 1995 में, ये दोनों कविता संग्रह, जैसा मैंने कहा कि कविता का जो मूल स्वर था, जो तेवर, जो मिजाज था, मोना गुलाटी जी ने उसे पकड़ने की कोशिश की है।
आज जो 5 कविताएं मैं पढ़ने जा रही हूँ उनका स्वर विविध होगा, उसमें स्वर विविध सुनाई पड़ेंगे आपको, पर लगभग यौन वंचनाओं, यौन विकृतियों, यौन इच्छाओं पर जब एक दुस्साहसी स्त्री, मैं दुस्साहसी ही कहूँगी क्योंकि जोखिम उठाना होता है जब स्त्रियां लिखती हैं, तो सीधे सीधे जब अभिव्यक्ति दे रही हो तो इस सो कॉल्ड सोसाइटी, इस तथाकथित समाज को, पुरुष समाज को यह भाता नहीं है, यह सुविधाजनक लगता है। और यही असुविधा तो हमें पहुंचानी है उन तमाम विसंगतियों, अनास्था, अविश्वास, असंतुष्टि, कुंठाओं, पीड़ाओं, संत्रास और जो लगातार नैतिक मूल्यों का पतन हुआ है, हनन हुआ है, या अगर स्त्री यौन उत्पीड़न के लिए लिख रही है या यौनिक उन्मुक्तता के लिए लिख रही है तो कितनी पारदर्शी होकर लिख रही है। ये साहस अकविता देती है और ये दुस्साहस अकविता देती है। और स्त्रियां जो प्रतिरोध के स्वर में अपनी पहचान बना रही थी, मोना गुलाटी जी उसमें प्रमुख हैं, तो इन कुछ दुस्साहसी कविताओं को पढ़ने का आज मैं साहस करूंगी और जो मुझसे बन पड़ेगा थोड़ा बहुत उनका विवेचन विश्लेषण करती। विद्यार्थियों, मेरी पसंद की पहली कविता है मोना गुलाटी जी की, आदिम नारी का प्रतिवेदन। एक पशु 20 नारी देहों को काट कर हंसता है आदि मानव होने के लिए। स्पर्श से पूर्व ही पहचान लेती हूँ उसकी लोहे के पंजे और खुर, और जिज्ञासा में हो जाती हूँ पत्थर और चट्टान, बर्फ। अब एक सा लगता है पिल्ले और आदमी पर अविश्वास करना या हो जाना लाश या देह। चिथड़ों को खटखटा कर निकल जाती है हवा, संत्रस्त और शंकित कदम और आहटें, निरीह घृणा और हास्यास्पद स्थितियों में दम तोड़ते भेड़िए और जबड़े। भयानक। अब मैं तुमसे प्यार नहीं करती। मुझे लगती है मूर्खता, एक असंभव मूर्खता, अपनी पहचान, अपनी आवाज पहचानते हुए खुशी से चीखना या देखना ऊदबिलाव और चूहे। सभी आंखों में रहती है काली खूंखार चमक और सभी बरौनियों पर उगते हैं बाल। अब मैं क्या कर सकती हूँ सबके लिए और क्या सोच सकती हूँ हिजड़ों के लिए, क्या सोच सकती हूँ हिजड़ों के लिए। शोधार्थियों, इस शब्द विशेष पर आपत्ति मत कीजिएगा। हिजड़ा कहने का मतलब किसी समुदाय, किसी समूह को संबोधित कर अपमानित करने की मंशा नहीं है, बल्कि ऐसे नपुंसक समाज, ऐसे नपुंसक मैं तो कहूँगी कि हिंसक समाज के बखिए रेशे रेशे खोलने और उसकी पशुता, उसकी क्या कह सकते हैं, विभत्स मंशा, उसकी भयावह मंशा जो स्त्री को चिथड़े चिथड़े करने, उसे निचोड़ने, उसकी अस्मत, उसकी अस्मिता, उसकी निजता, उसकी आइडेंटिटी को खतरा पहुंचा रही है। और आइडेंटिटी तक फिर उसके देह के चिथड़े करना। उसकी बलात्कार केवल शरीर का नहीं होता। प्रायः मैं अपने विद्यार्थियों को भी जब पढ़ाती हूँ, क्लासरूम में भी बताती हूँ कि एक दफ़ा शरीर का बलात्कार होता है पर मन बार बार बलात्कृत होता है। मन बार बार उस संत्रास, उस पीड़ा, उस टीस से, उस घुटन से, उस दर्द से, तकलीफ से, अपमान से गुजरता है और उस दंश को पकड़ने की कोशिश मोना गुलाटी जी इस कविता में करती हैं और बिल्कुल साफ करती हैं। मतलब अभिव्यक्ति की इतनी सपाट साफ बयानी, अभिव्यक्ति का एकदम ऐसा साफ साफ निकल कर आना, बिना किसी पर्देदारी के, बिना किसी नकाब के, यही दुस्साहस है। दूसरी कविता, अब प्यार के लिए शब्द, स्पर्श, इंगित, निशान, दिशाएं कुछ भी नहीं बचा है। प्यार नहीं रहा डूबती सांझ, उदास खंडहर या झुकी हुई आंख, थमा हुआ क्षण, निपट एकांत और धूल और बरसात, कुछ भी नहीं रहा।
प्यार के पास नहीं रहे उत्सव, फूल और चेहरे, हाथ या पैर या आँख। प्यार बन गया है डूबना, सन्नाटे में गुथी हुई एक टक आँख। आँख और चुप्पी में डूबती प्रार्थना, जहाँ किसी के पास, किसी के आस पास होने की खबर सुनाई नहीं देती, जहाँ नहीं होती रोशनी या हवा या अंधेरा, केवल बहता है चुपचाप सन्नाटा। प्यार केवल गुम करता है, खामोश या उदास या आह्लादित नहीं। उम्र के पैंतरों के साथ प्यार के घाव करने के तरीके भी बदल दिए जाते हैं। बचपन तक खिलकता है प्यार और बालों की सफ़ेदी को फेंक देता है पीछे झटक कर सिर। अजीब बात है कि प्यार नसों के भीतर मज्जा के अंतिम छोर तक पोर पोर में सन्नाटा भरता, और भीतर ही भीतर वृत्ताकार होती प्रार्थनाएं आभ्यंतर में बैठती हुई अंतहीन बैठ है। कोई तल या थाह नहीं, भीतर धंस रही हैं प्रार्थनाएं। कितना गहरा है प्यार ना मालूम, कितना गहरा है प्यार ना मालूम। प्यार जैसे शाश्वत विषय पर शंका करना, संदेह करना, उस पर अविश्वास करना, अनास्था प्रेम के प्रति, प्यार के प्रति, क्योंकि उस जज्बे का आज कहीं कोई मायने दिखाई नहीं देता। वो जज्बा जो हमारे भीतर हमारी हर कोमल भाव को, हमारी मानवीयता को, हमारी ममता को, समता को, प्रेम को, मान को, मनुहार को परिभाषित करता था। प्यार परवाह है, प्यार निबाह है। प्यार का कोई और छोर नहीं होता, उन्मुक्त करता है, आपको उड़ान देता है, आपको विस्तार देता है, गहराई एक साथ गहराई और विस्तार देता है। वो प्यार अब इतना उथला, इतना घेरे में है, इतना संकुचित, इतना सिमटा हुआ, इतना बंधा हुआ, इतना इस घुटते हुए, दम घुटते हुए माहौल में प्यार की जो परिभाषा बदलती है, मोना गुलाटी जी गजब उसका वर्णन करती हैं। एक दूसरी कविता, तुम रहो मौन और देखो चुपचाप, उदास लहरों के साथ खिलखिलाते हुए समुद्र का तुम्हारे चरणों तक आना और स्तब्ध होकर रुक जाना। पूरे वातावरण में शून्य नीलिमा और मौन संवाद है, ढुलकता हुआ, कंपित थरथराता हुआ, पोरों में पिघलाव और लपटों को छूता हुआ, महकता हुआ प्यार है जो तुम्हें बार बार कंधों से उचक कर बुलाता है भीतर, आभ्यंतर में धंसने को, तिलस्मी सीढ़ियों की घुप अंधेरे को प्रकाशित करने, तुम्हें आह्लाद चिन्मय की कोर बनने, तुम्हें पुकारता है अनहत नाद। सीमाओं के पार लालिमा में डूबते तुम रहो चुपचाप, मौन और स्तब्ध, और देखो उत्तुंग लहरों पर, उत्तुंग लहरों का नर्तन विभोर हो, तुम लौटो भीतर की यात्रा पर। कितनी बढ़िया परिभाषा है। एक ये आभ्यंतर और एक ये अनहद नाद। प्यार की पहली तुम्हारी बेबाक इंतजार में पूरी की पूरी चांदनी को आगोश में लपेटकर आकाश की लालिमा पी रहा है। तुम सहो इस आवेश को भीतर डूबते हुए, तुम करो प्यार अपने तटवर्ती किनारों में एकात्म होकर, तुम रहो चुपचाप तटस्थ मूक पहर में। मोना गुलाटी जी की आध्यात्मिकता के बारे में बहुत कम लोगों को पता है। मोना गुलाटी जी लगातार भीतर की यात्रा में थी, संसार में रहते हुए भी, इस पार्थिव जगत में रहते हुए, साहित्यिक जगत में बहुत शोर गुल नहीं मचाया उन्होंने, बहुत हो हल्ला नहीं किया। आध्यात्म की ओर, भीतर की ओर अपनी शोध में वो लगातार रही, और अपनी शोध करते हुए दरअसल पूरी मनुष्यता का शोध हो रहा होता है, हमारे जुनून और जज्बे का शोध हो रहा होता है, और वो कर रही हैं। ये जो कुछ शब्द आए हैं ना अंतः यात्रा के, अनहद नाद की, वो नेपथ्य की बातें जब करती हैं तो लगता है कि भीतर कहीं कुछ उतर रहा है। और इस कविता में वही आपको बहुत पारदर्शी रूप में दिखाई देगा, बहुत ट्रांसपेरेंट लगता है, क्रिस्टल क्लियर लगता है कि वो जिस
अंतयात्रा की बात कर रही हैं, जिस संघर्ष की बात कर रही हैं, वो यही है। तो निश्चित तौर पर शोधार्थियों, इस अंतयात्रा की बात ज़रूर उनकी कविताओं को पढ़ते हुए उस अनहद नाद का, उस जिसको क्या कह सकते हैं, सधुआ जाने की जो प्रवृत्ति होती है, मोह से मुक्त हो जाना, तो ये स्वप्न भंग, ये मोह भंग बाहर राजनीतिक परिदृश्य में भी था, पूरे समाज में था, साठोत्तरी पूरा साहित्य खंगाल लीजिए, चाहे कविता हो या कहानी, सब में वो मोह भंग विराजमान था। वो अकविता में स्वर बड़ी तीव्र, बड़ी त्वरा से फूटता है। एक अगली कविता, वे अक्सर चौंक जाते हैं, वे जब देखते हैं कि उनको घेरती भीड़ में दो चमकदार निश्चल आंखें हैं। वे अक्सर उदास होते हैं जब उन पर यह स्पष्ट होना शुरू हो जाता है कि वह कोई भी रंग चुन लें अपने झंडे का। सुबह उसे हल्के हाथों से छूती है, दोपहर उसको नंगा कर देती है, शाम उसे गुम। कितनी भी कोशिश की जाए, रोशनी की कतार खड़ी कर दी जाए, पर सुबह, दोपहर और शाम की हरकतें बंद नहीं होती। झंडा कभी नंगा नहीं होता, कभी डूबता है। उदासी उन्हें समझदार बना रही है। उन्होंने घोषणा की है, अब उन्हें जानने के लिए झंडे या उसके रंग पर गौर नहीं करना पड़ेगा। उन्हें तलाश करने के लिए मकान, संसद भवन या सड़क पर नहीं दौड़ना पड़ेगा। अब उनके लिए कुछ नहीं करना होगा, केवल सुबह उठकर गौर से अपनी हथेलियों को देखना होगा और देखना होगा उनमें खुदी लकीरें बरकरार है। सुबह से चमक और उत्साह लेकर अपनी रगों को स्पंदित करना होगा और दिन भर मिट्टी को गढ़ना होगा, फूल में, रोटी में, धुएं में, रोशनी में। और तभी वे अकस्मात मिलेंगे शाम को लंबी नींद में बदलने के लिए। शोधार्थियों, 5वीं कविता, हम साले कोई बेवकूफ हैं जो मरने के लिए पैदा हुए हैं। एक विद्रोह का स्वर देखिएगा, चुनौती का स्वर देखिएगा। जब तक हवा को चादर और आकाश को रस्सी में नहीं बदल देंगे, तब तक नक्षत्रों की खिल्ली उड़ाएंगे हम। हमने खुदकुशी करने के जज्बात समुंदर में फेंक दिए हैं और अपनी बाहों में तमाम अजूबों को चमगादड़ों की तरह लटका लिया है। हथेलियों की ताकत केवल लकीरों में नहीं बंद होती, उसे सूंघना पड़ता है और मिट्टी की नस्ल साफ साफ अक्षरों में तड़पने लगती है। मजा ही जब व्यक्ति अपने आह्वान से आंदोलित होता है और शताब्दी और इतिहास और रास्ते में दौड़ते हुए पेड़ केवल घटक लगते हैं काल के, दिक के। हम चेतना के आयामों की परिकल्पनाओं को हाथी की तरह 4 पैरों वाले जानवर या 2 कानों वाले पशुओं में नहीं बांटते। उन्हें पाने के लिए हम उद्घोषणाएं भी नहीं करवाते, पर हम वह सुरंग जानते हैं जो नक्षत्रों के भीतर है। हमने वह दीवार ढूंढ ली है जिसके पार तुम देख सकते हो और अंधड़ हो सकते हो और तमाम राजपथों के नाम अपनी विरासत में बांट सकते हो। तुम समझते हो मार्क्स, लेनिन, इनके पास चमत्कारी हथियार है जो कभी भी कपड़े, रोटी, ढाल, संतुष्टि, अहिंसा और स्वतंत्रता या प्राकृतिक जिज्ञासा में बदल सकते हैं। और तुम्हारे लिए नमकीन क्रांति या आह्लाद बन सकते हैं। हम इनके पार की बात जानते हैं। हम उद्घोषणाओं और छोटी या बड़ी सुविधाओं और नारों में स्वयं को परिभाषित नहीं करते। हम किसी के पिट्ठू नहीं, न गधे हैं, न रास्ता तय करवाने के टट्टू। हम अकेले भी नहीं, हम दुकेले भी नहीं, हम गिनती में नहीं, गिनती के पार होने का संवाद भी जानते हैं। साफ है, हम वो बेवकूफ़ नहीं जो मरने के लिए पैदा होते हैं। हम हवा को सांस लेने की वस्तु समझते हैं, फांकने की नहीं। हम आकाश को फलांगने की क्रीड़ा में आनंद लेते हैं, बांटने की नहीं। हम उन्हीं तक पहुंचते हैं जो वास्तविक संवाद से गुजरते हैं। हम प्रलाप और संलाप और आलाप सभी को चबाते हुए, दिक और काल को मुट्ठी में बांधे हुए
तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तुम्हारे स्वागत में हम कोई भी अजूबा कर सकते हैं। तुम केवल घूरना शुरू कर दो, चाहे भीतर चाहे बाहर, चाहे भीतर चाहे बाहर, और संकल्प लो, हम वह बेवकूफ नहीं जो मरने के लिए पैदा होते हैं। एक आह्वान की कविता है ये, एक उद्बोधन की कविता है ये क्रांति की कविता है, ये एक आंदोलन धर्मी कविता है निश्चित तौर पे। और ये अकविता कही जाए अगर, तो कविता किसे कहेंगे? इस कविता में मुझे वो सारा जरूरी मसाला जो प्रतिरोध के स्वर को तीव्रता देता है, जो यथावत स्थितियों की जड़ता को तोड़ता है, जो संकोच को तोड़ता है, जो विद्रोह को आंदोलन तक पहुंचाता है, जो आपको आंदोलन धर्मी बनाता है, और तमाम जो जड़वत स्थितियां हैं, जो पाखंड है, जो फैब्रिकेशन है, उसको तोड़ रहा है। तो ये बेशकीमती कविता है। इस कविता को मैं शामिल ज़रूर करना चाहती थी, मेरा मिजाज तेवर कुछ इसी तरह का है। तो ये कविता आपको जगाती है, झंझोड़ती है, बेचैन कर देती है। बहुत शुक्रिया।